अध्याय 2। डॉबी की चेतावनी। हैरी जैसे तैसे अपनी चीख रोकने में कामयाब हो गया, परंतु यह बहुत करीबी मामला था। बिस्तर पर बैठे उस छोटे से जीव के कान चमगादड़ जितने बड़े थे। उसकी बाहर निकलती हरी आंखें टेनिस की गेंद जितनी बड़ी थीं। हैरी तुरंत समझ गया कि यही जीव सुबह बगीचे की झाड़ियों में से उसे देख रहा था। जब वे एक दूसरे की तरफ घूर रहे थे, तभी हैरी को हॉल से आने वाली डडली की आवाज सुनाई दी। मैसन अंकल आंटी, आइए, मैं आपके कोट संभाल कर रख दूं। जब जीव बिस्तर से उतरा और उसने अभिवादन में अपना सिर इतने नीचे झुकाया कि उसकी लंबी पतली नाक गलीचे को छूने लगी। वो एक ऐसी चीज पहने था जो किसी तकिए के पुराने कवर जैसी दिख रही थी, जिसमें हाथ पैर डालने के लिए छेद कर दिए गए थे। हैरी ने परेशानी भरे अंदाज में कहा, हेलो। हैरी पॉटर, उस जीव ने ऊंचे सुर वाली आवाज में कहा, जिसे सुनते ही हैरी को विश्वास हो गया कि यह आवाज सीढ़ियों के नीचे तक जरूर पहुंचेगी। डॉबी बहुत समय से आपको मिलना चाहता था सर, यह बड़े सम्मान की बात है। धन्यवाद, हैरी ने कहा और दीवार के किनारे से चलते हुए अपनी कुर्सी में धंस गया। इस कुर्सी के पास ही एक बड़ा पिंजरा रखा था, जिसमें हेडविग सो रही थी। हैरी पूछना चाहता था कि तुम क्या हो, परंतु फिर उसने सोचा कि ऐसा पूछना असभ्यता होगी, इसलिए उसने पूछा, तुम कौन हो? उस विचित्र जीव ने जवाब दिया, डॉबी सर, सिर्फ डॉबी। डॉबी एक घरेलू जिन सर। अच्छा, सचमुच? हैरी ने कहा। देखो, मुझे गलत मत समझना, परंतु मेरे बेडरूम में घरेलू जिन के आने के लिए यह कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। ड्राइंग रूम में पिटूनिया आंटी की तेज बनावटी हंसी सुनाई दे रही थी। घरेलू जिन ने अपना सिर लटका लिया। हैरी ने तुरंत कहा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी नहीं हुई, परंतु क्या तुम किसी खास कारण से यहाँ आए हो? ओह हाँ सर, डॉबी ने गंभीरता से कहा। डॉबी आपको ये बताने आया है सर। यह मुश्किल है सर। डॉबी समझ नहीं पा रहा है कि वह कहाँ से शुरू करे। बैठ जाओ, हैरी ने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए विनम्रता से कहा। वह दहशत में आ गया जब घरेलू जिन फूट फूट कर रोने लगा और जोर जोर से आवाजें निकालते हुए आंसू बहाने लगा। बैठ जाऊं, घरेलू जिन दहाड़े मार कर रो रहा था। कभी नहीं, कभी भी नहीं। हैरी को लग रहा था जैसे नीचे से आ रही आवाजें अब बीच बीच में रुकने लगी थी। वह फुसफुसाया, माफ करना, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। दुखी? और डॉबी को? घरेलू जिन की जैसे सांस अटक गई। डॉबी को कभी कभी किसी जादूगर ने बैठने के लिए नहीं कहा, वो भी अपने साथ। हैरी श्श करते हुए एक साथ जिन को चुप करने और खुद खुश होने दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने डॉबी को दोबारा बिस्तर पर बिठाया, जहां वो हिचकी लेते हुए बैठ गया। वो किसी बड़ी और बहुत बदसूरत गुड़िया की तरह दिख रहा था। आखिरकार उसने खुद को संभाला और फिर अपनी बड़ी आंखों में आंसू भरकर हैरी को भक्ति भाव से एकटक देखने लगा। हैरी ने उसे खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, तब तो तुम्हें अच्छे जादूगर नहीं मिले होंगे। डॉबी ने अपना सिर हिलाया और फिर बिना किसी चेतावनी के वो उछला, अपना सिर तेजी से खिड़की पर पटकने लगा। साथ ही वो चिल्लाता जा रहा था, बुरा डॉबी, बुरा डॉबी। मत करो, तुम ये क्या कर रहे हो? हैरी गुर्राया और उसने उछलकर डॉबी को दोबारा बिस्तर पर खींच लिया। इस उठापटक से हेडविग जाग गई। एक बार तेजी से चीखने के बाद वो पिंजरे की छड़ों को बेतहाशा पंख मारने लगी। डॉबी खुद को सजा दे रहा था सर, घरेलू जिन ने महंगे अंदाज में दिखते हुए कहा। डॉबी ने अपने मालिक की बुराई की थी सर। तुम्हारा मालिक? वह जादूगर परिवार जहां डॉबी गुलाम है सर। डॉबी एक घरेलू जिन है। डॉबी जिंदगी भर उस परिवार की गुलामी करने के लिए मजबूर है। क्या उन्हें पता है कि तुम यहाँ आए हो? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। डॉबी कांप गया। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपसे मिलने के लिए डॉबी खुद को बहुत बुरी सजा देगा। इसके लिए डॉबी अपने कान ओवन में बंद कर देगा, अगर उन्हें कभी पता पड़ गया सर। परंतु अगर तुमने अपने कान ओवन में दे दिए तो क्या उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा? डॉबी को इसके बारे में शक है सर। डॉबी किसी न किसी बात के लिए खुद को सजा देता रहता है सर। वो डॉबी को यह करने देते हैं सर। कई बार तो वे डॉबी को खुद को सजा देने की याद भी दिलाते हैं। परंतु तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? वहां से भाग क्यों नहीं जाते? घरेलू जिनको आजाद करना पड़ता है सर, और वह परिवार डॉबी को कभी आजाद नहीं करेगा। डॉबी को मरते दम तक उस परिवार की गुलामी करनी होगी सर। हैरी उसे घूरने लगा। हैरी बोला,
और मैं इस बात पर परेशान हो रहा था कि मुझे यहाँ 4 सप्ताह और रुकना पड़ेगा। तुम्हारी बात सुनकर तो डसली दंपति लगभग इंसान लगने लगे हैं। क्या कोई तुम्हारी मदद कर सकता है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यह कहते ही हैरी एकदम से समझ गया कि उसे यह नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि डॉबी एक बार फिर जोर जोर से कृतज्ञता के आंसू बहाने लगा। हैरी बेचैन होकर फुसफुसाया, मेहरबानी करके शांत रहो। अगर डसली दंपति ने सुन लिया, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ हो। हैरी पॉटर पूछ रहे हैं कि क्या वे डॉबी की मदद कर सकते हैं। डॉबी ने आपकी महानता के बारे में सुना था सर, परंतु डॉबी को ये पता नहीं था कि आप इतने दयालु हैं। हैरी का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, तुमने मेरी महानता के बारे में जो भी सुना है वह सब बकवास है। मैं हॉगवर्ट्स में अपनी क्लास में फर्स्ट तक नहीं आया। हरमाइनी आई थी। वह परंतु उसके वाक्य अधूरा छूट गया, क्योंकि हरमाइनी के बारे में सोचना कष्टकारी था। हैरी पॉटर विनम्र और सज्जन है, डॉबी ने सम्मान से कहा। उसकी गेंद जैसी आंखें अब चमक रही थीं। हैरी पॉटर ने उस जादूगर को हराने का जिक्र तक नहीं किया जिसका हम नाम नहीं ले सकते। हैरी बोला, वोल्डेमॉर्ट। डॉबी अपने चमगादड़ जैसे कानों पर हाथ ठोकते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, उसका नाम मत लीजिए सर, नाम मत लीजिए। सॉरी, हैरी ने तुरंत कहा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। मेरा दोस्त रॉन। वो एक बार फिर रुक गया। रॉन के बारे में सोचना भी कष्टकारी था। डॉबी हैरी की तरफ झुका और उसकी आंखें किसी हेडलाइट की तरह चौड़ी दिख रही थीं। वह भरे गले से बोला, डॉबी ने सुना है कि अभी कुछ सप्ताह पहले ही हैरी पॉटर उस शैतानी जादूगर से दूसरी बार टकराया था और एक बार फिर हैरी पॉटर बच गया। हैरी ने सिर झुकाया और डॉबी की आंखें अचानक आंसुओं से चमकने लगीं। आह सर, उसने हाँफते हुए कहा। गंदे तकिए जैसी जो चीज उसने पहन रखी थी उसके कोने से अपना मुंह पोंछते हुए वो आगे बोला, हैरी पॉटर बहादुर और साहसी है। वो बहुत से खतरों को जीत चुका है, परंतु डॉबी हैरी पॉटर को बचाने आया है। वो सावधान करने आया है, चाहे बाद में डॉबी को इसके लिए अपने कान ओवन में बंद करना पड़े। हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स वापस नहीं जाना चाहिए। एक खामोशी सी छा गई, जो सिर्फ नीचे की मंजिल से आ रही। छुरी कांटों और वर्नन अंकल की आवाजों से टूट रही थी। क्या? हैरी ने हकलाते हुए कहा, परंतु मुझे वापस जाना ही होगा। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होगा। इसी कारण से तो मुझे ये सब बर्दाश्त करने की शक्ति मिलती है। तुम नहीं जानते कि यहाँ रहना कितना मुश्किल है। मेरी जगह इन लोगों की दुनिया में नहीं है। मेरी जगह तुम्हारी दुनिया में है, हॉगवर्ट्स में है। नहीं नहीं नहीं, डॉबी ने चूचू करते हुए कहा और इतनी तेजी से अपना सिर हिलाया कि उसके कान फड़फड़ाने लगे। हैरी पॉटर को यहीं रुकना चाहिए। यहाँ वह सुरक्षित है। वह इतना ज्यादा महान है, इतना ज्यादा नेक है कि उसे गंवाया नहीं जा सकता। अगर हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स जाएगा तो उसकी जान को खतरा है। हैरी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? एक साजिश है हैरी पॉटर। इस साल हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र के विद्यालय में भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। डॉबी फुसफुसाया और अचानक कांप गया। डॉबी यह बात महीनों से जानता है सर। हैरी पॉटर को अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। यह आपकी जिंदगी बहुत कीमती है सर। हैरी ने तत्काल पूछा, कौन सी भयानक घटनाएं? यह साजिश कौन कर रहा है? डॉबी ने गला रूंधने जैसी एक अजीब सी आवाज निकाली और पागलों की तरह अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। हैरी चिल्लाया, ठीक है, और उसने डॉबी को रोकने के लिए उसकी बाह पकड़ ली। मैं समझ गया तुम नहीं बता सकते, परंतु तुम मुझे चेतावनी क्यों दे रहे हो? अचानक उसके मन में एक अप्रिय विचार आया। जरा ठहरो, कहीं इसका संबंध माफ करना, तुम जानते हो कौन से तो नहीं है? तुम सिर्फ हाँ या ना में सिर हिला दो, उसने तेजी से जोड़ा, जब डॉबी का सिर एक बार फिर चिंताजनक रूप से दीवार के पास पहुंच गया। डॉबी ने धीमे से इनकार में सिर हिलाया। नहीं, वह नहीं है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता सर। परंतु डॉबी की आंखें चौड़ी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह हैरी को कोई सुराग देने की कोशिश कर रहा हो। बहरहाल हैरी को कुछ समझ में नहीं आया। उसका कोई भाई तो नहीं है? डॉबी ने एक बार फिर इनकार में सिर हिलाया। अब उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गई थीं। तो फिर मुझे नहीं पता कि हॉगवर्ट्स में भयानक घटनाएं कौन करवा सकता है, हैरी बोला। मेरा मतलब है, एक बात तो यह है कि वहां डंबलडोर हैं। तुम डंबलडोर को तो जानते ही होगे, नहीं क्या? डॉबी ने अपना सिर झुकाया। एल्बस डंबलडोर अब तक के हॉगवर्ट्स के सबसे महान हेडमास्टर हैं। डॉबी यह बात जानता है सर। डॉबी ने यह भी सुन रखा है, जब तुम जानते हो कौन अपनी शक्तियों के शिखर पर था, तब भी वह डंबलडोर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। परंतु सर,
डॉबी की आवाज बहुत महत्वपूर्ण फुसफुसाहट में बदल गई। ऐसी शक्तियां हैं जिसका कोई भला जादूगर कभी। और इससे पहले हैरी उसे रोक पाए, डॉबी ने बिस्तर से कूदकर हैरी का टेबल लैंप उठाया और उसे अपने सिर पर मारने लगा। साथ में वह कानफोड़ू चीखें भी निकालता जा रहा था। अचानक नीचे की मंजिल पर खामोशी छा गई। हैरी का दिल तूफानी रफ्तार से भागने लगा। 2 सेकंड बाद उसने सुना कि वर्नोन अंकल हॉल में यह कहते हुए ऊपर आ रहे थे। लगता है डडली ने एक बार फिर अपना टेलीविजन चालू छोड़ दिया है, बदमाश कहीं का। जल्दी अलमारी में, हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा। इसके बाद उसने डॉबी को जल्दी से अलमारी के अंदर ठूस दिया और जब कमरे के दरवाजे का हैंडल घूमा तब तक वह झपट कर बिस्तर पर लेट चुका था। दांत किटकिटाकर अपना चेहरा बिल्कुल हैरी के करीब लाते हुए वर्नोन अंकल बोले, शैतान के नाती, तुम क्या कर रहे थे? तुमने मेरे मोटू पतलू जोक का मजाक किरकिरा कर दिया। अब अगर तुमने एक भी आवाज निकाली तो तुम यहाँ इच्छा करने लगोगे कि काश तुम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। वे कमरे से उल्टे पैर लौट गए। कांपते हुए हैरी ने डॉबी को अलमारी से बाहर निकाला। उसने कहा, देखा यहाँ पर कैसा माहौल है। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मुझे दोबारा हॉगवर्ट्स क्यों जाना पड़ेगा। वही इकलौती जगह है जहाँ जहाँ मेरे यानी मैं सोचता हूँ जहाँ मेरे दोस्त हैं। दोस्त जो हैरी पॉटर को खत तक नहीं लिखते? डॉबी ने चालाकी से पूछा। मुझे उम्मीद है कि वे सिर्फ परंतु जरा ठहरो, हैरी ने तोलियां चढ़ाकर कहा। तुम यह बात कैसे जानते हो कि मेरे दोस्त मुझे खत नहीं लिख रहे हैं? डॉबी ने अपने पैर इधर उधर किए। हैरी पॉटर, डॉबी पर गुस्सा मत करना। डॉबी ने हैरी पॉटर की भलाई के लिए किया था। क्या तुमने मेरे खत बीच में रोक लिए थे? घरेलू जिन बोला। डॉबी के पास आपके सारे खत हैं सर। तेजी से हैरी की पहुंच से बाहर हटते हुए उसने अपने तकिए के कवर के भीतर से, जिन्हें वो पहने हुए था, चिट्ठियों का एक मोटा पुलिंदा निकाला। इन चिट्ठियों में हैरी ने हरमाइनी की साफ सुथरी लिखावट पहचान ली। उसे रॉन की गंदी लिखाई भी दिख रही थी और एक घसीटा मार घिचपिच भी जो हॉगवर्ट्स के मैदान के रखवाले हैग्रिड की लिखावट लग रही थी। टॉबी ने हैरी की तरफ चिंता से देखते हुए पलकें झपकाई। हैरी पॉटर, गुस्सा मत करना। डॉबी को आशा थी अगर हैरी पॉटर को लगा कि उसके दोस्त उसे भूल गए हैं तो वो दोबारा स्कूल नहीं जाएगा सर। हैरी कुछ नहीं कह रहा था। वो चिट्ठियों की तरफ झपटा परंतु डॉबी उसकी पहुंच से दूर हट गया। हैरी पॉटर को सारे खत मिल सकते हैं सर, अगर वो डॉबी से वादा करे कि वो हॉगवर्ट्स नहीं जाएगा। देखिए सर, वो एक ऐसा जोखिम है जो आपको नहीं लेना चाहिए। बस इतना कह दीजिए सर कि आप वापस नहीं जाएंगे। नहीं, हैरी ने गुस्से से कहा, मुझे मेरे दोस्तों के खत दो। तब तो टॉबी के पास और कोई रास्ता नहीं है, घरेलू दुखी स्वर में बोला। इससे पहले कि हैरी हिल भी सके, डॉबी बेडरूम के दरवाजे की तरफ लपका, उसे खोला और तेजी से दौड़कर सीढ़ियां उतरने लगा। सूखते मुंह और धड़कते दिल के साथ हैरी उसके पीछे कूदा और उसने कोशिश की कि कोई आवाज ना हो। वह आखिरी 6 सीढ़ियां एक छलांग में कूद गया और हॉल के गलीचे पर बिल्ली की तरह जाकर गिरा। उसने डॉबी को हर तरफ ढूंढने की कोशिश की। उसने सुना डाइनिंग रूम में वर्नोन अंकल कह रहे थे, मिस्टर मैसन, पिटूनिया को अमरीकी प्लम्बरों वाला वो मजेदार किस्सा तो सुनाइए, वो उसे सुनने के लिए बेताब है। हैरी हॉल से दौड़ता हुआ किचन में घुसा और उसे लगा कि उसकी जान निकल गई है। पिटूनिया आंटी की बनाई हुई बेहतरीन पुडिंग, क्रीम और मिठाई का पहाड़ छत के पास हवा में तैर रहा था। डॉबी एक अलमारी के ऊपर कोने में दुबका हुआ था। हैरी ने टर टर जैसी आवाज में कहा, नहीं प्लीज, मुझे वो जान से मार डालेंगे। हैरी पॉटर कहे कि वो दोबारा स्कूल नहीं जाएगा। डॉबी प्लीज। कहिए सर। मैं नहीं कह सकता। डॉबी ने उसे दुख भरी निगाहों से देखा। तब तो डॉबी को ये करना ही पड़ेगा सर, हैरी पॉटर के भले के लिए। दिल दहलाने वाली आवाज के साथ पुडिंग फर्श पर गिरी। कांच का बर्तन टूटने की वजह से क्रीम खिड़कियों और दीवारों पर फैल गई। छड़ी घुमाने जैसी आवाज के साथ डॉबी गायब हो गया। डाइनिंग रूम में चीखें सुनाई दी और वर्नोन अंकल तेजी से किचन में घुसे। उन्होंने देखा कि हैरी सदमे में खड़ा था और सिर से पैर तक पिटूनिया आंटी की पुडिंग में नहा गया था। पहले तो ऐसा लगा जैसे वर्नोन अंकल सारी घटना की सफाई देने में सफल हो जाएंगे। हमारा भांजा है, थोड़ा पागल है, अजनबियों से मिलना इसे पसंद नहीं है, इसलिए हम इसे ऊपर की मंजिल पर रखते हैं। वर्नोन अंकल हैरान परेशान मैसन दंपत्ति को वापस डाइनिंग रूम में ले गए और हैरी से वादा किया कि मेहमानों के जाने के बाद वे उसे कोड़े मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। जाते जाते उन्होंने इसे एक झाड़ू पकड़ा दी। पिटूनिया आंटी ने फ्रीजर से थोड़ी सी आइसक्रीम खोज कर निकाली और हैरी, जो अब भी कांप रहा था, किचन साफ करने में जुट गया। वर्नोन अंकल अब भी अपना सौदा करने में कामयाब हो जाते अगर बीच में उल्लू नहीं आ गया होता।
पिटूनिया आंटी डिनर के बाद मेहमानों के सामने मिंट रख रही थी कि तभी एक बड़ा करेल उल्लू पंख फड़फड़ाते हुए डाइनिंग रूम की खिड़की से अंदर घुसा और मिसेस मैसन के सिर पर एक चिट्ठी टपकाकर बाहर उड़ गया। मिसेस मैसन किसी राक्षसी की तरह चिंघाड़ती और पागलों की तरह चीखती हुई घर से बाहर भाग गईं। मिस्टर मैसन डसली दंपत्ति को सिर्फ यह बताने के लिए रुके कि उनकी पत्नी पक्षियों से बुरी तरह डरती हैं और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह मजाक पसंद नहीं आया था। हैरी किचन में सहारे के लिए झाड़ू पकड़कर खड़ा था कि तभी वर्नॉन अंकल उसके पास आए और उनकी छोटी आंखों में शैतानी चमक थी। इसे पढ़ो, उन्होंने दुष्टता से फुफकारते हुए कहा। वे उल्लू के टपकाए हुए खत को लहरा रहे थे। चलो इसे पढ़ो। हैरी ने उसे अपने हाथ में ले लिया। उसमें जन्मदिन की बधाइयां नहीं थीं। प्रिय मिस्टर पॉटर, हमें यह गुप्त सूचना मिली है कि आपके निवास पर आज रात 9:12 पर वायु विचरण मंत्र का प्रयोग हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, नाबालिग जादूगरों को स्कूल के बाहर मंत्रों के प्रयोग करने की इजाजत नहीं है। भविष्य में अगर आपने किसी मंत्र का प्रयोग किया तो आपको स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है। नाबालिग जादूगरी पर तार्किक प्रतिबंध अधिनियम 1875 खंड स। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि जादू की ऐसी कोई भी गतिविधि जिसे गैर जादुई समुदाय मगलुओं द्वारा देखे जाने का खतरा हो सकता हो, अंतरराष्ट्रीय जादूगर संगठन के गोपनीयता अधिनियम के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। अपनी छुट्टियों का आनंद ले। आपकी मफिल्डा हॉपकर, जादू का अनुचित प्रयोग कार्यालय, जादू मंत्रालय। हैरी ने पत्र पढ़ने के बाद ऊपर की तरफ देखा और थूक निकला। तो तुमने हमें यह नहीं बताया था कि तुम्हें स्कूल से बाहर जादू करने की इजाजत नहीं है। यह कहते समय वर्नॉन अंकल की आंखों में पागलपन की चमक साफ दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है कि शायद तुम इसका जिक्र करना भूल गए होगे, तुम्हारे दिमाग से उतर गया होगा। वे एक बड़े बुलडॉग की तरफ दांत निकालते हुए हैरी की तरफ झुक रहे थे। अब मैं तुम्हें एक खबर सुनाना चाहूंगा लड़के, मैं तुम्हें ऊपर ताले में बंद कर रहा हूँ। तुम अब दोबारा कभी उस स्कूल में नहीं जाओगे, कभी नहीं। और अगर तुमने जादू से बाहर निकलने की कोशिश की तो वे तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। इसके बाद पागलों की तरह हंसते हुए वे हैरी को घसीटकर ऊपर की मंजिल तक ले गए। वर्नॉन अंकल अपने बुरे वादे जितने ही बुरे निकले। अगली सुबह उन्होंने हैरी की खिड़कियों पर छड़े लगवाने के लिए एक आदमी को पैसे दिए। उन्होंने उसके बेडरूम के दरवाजे पर कैट फ्लैप अपने हाथों से लगाया ताकि दिन में 3 बार थोड़ा सा भोजन अंदर धकेला जा सके। वह हैरी को सुबह शाम सिर्फ बाथरूम के लिए बाहर निकालते थे। इसके अलावा वह 24 घंटे अपने कमरे में बंद रहता था। 3 दिन बाद भी डसली दंपत्ति किसी तरह की छूट देने के मूड में नहीं दिख रहे थे और हैरी को इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। वो अपने बिस्तर पर लेटकर खिड़कियों पर लगी छड़ों के पीछे सूरज को डूबते हुए देख रहा था और दुखी मन से सोच रहा था कि उसके साथ न जाने क्या होने वाला है। खुद को जादू से बाहर निकालने से भी क्या फायदा होगा अगर ऐसा करने के बाद उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाए। परंतु प्रिवेट ड्राइव में जीवन अब तक सबसे निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया था। अब जब डसली दंपत्ति ये जान गए थे कि हैरी उन्हें नींद में चमगादड़ नहीं बना देगा, तो उसका इकलौता हथियार भी हाथ से चला गया था। डॉबी ने हैरी को हॉगवर्ट्स की भयानक घटनाओं से तो बचा लिया था, परंतु जिस तरह से घटनाएं हो रही थी उससे ऐसा लगता था कि शायद वो भूखा ही मर जाएगा। कैट फ्लैप की आवाज आई और पिटूनिया आंटी का हाथ दिखाई दिया, जिसने सूप का एक कटोरा कमरे के अंदर खिसकाया। हैरी की अतड़ियां भूख के मारे कुलबुला रही थी। वो बिस्तर से कूदा। उसने लपक कर कटोरा उठा लिया। सूप बर्फ की तरह ठंडा था, परंतु एक घूंट में ही उसने आधा सूप गटक लिया। फिर वह कमरे के दूसरी तरफ रखे हेडविग के पिंजरे के पास गया और कटोरे में नीचे पड़ी गीली सब्जियां निकालकर हेडविग की खाली तश्तरी में रख दी। हेडविग ने अपने पंख फड़फड़ाकर हैरी को बहुत हिकारत से देखा। हैरी ने उदासी से कहा, मुझे चोंच दिखाने से कोई फायदा नहीं है, हमारे पास बस इतना ही है। उसने अपने खाली कटोरे को फर्श पर कैट फ्लैप के बगल में रख दिया और फिर बिस्तर पर लेट गया। सूप पीने के पहले वो जितना भूखा था, न जाने क्यों सूप पीने के बाद उसे पहले से भी ज्यादा भूख लगने लगी थी। मान ले वो किसी तरह 4 सप्ताह तक और जिंदा रह ले, परंतु अगर वो हॉगवर्ट्स न पहुंचे तो क्या होगा? क्या किसी को यह पता करने के लिए भेजा जाएगा कि वह क्यों नहीं लौटा? क्या वे कभी डसली दंपत्ति को उसे भेजने के लिए राजी कर पाएंगे? कमरे में अंधेरा छा रहा था। वह थका हुआ था। उसका पेट भूख से कुलबुला रहा था। उसकी दिमाग उन्हीं सवालों पर चकर घिन्नी होता जा रहा था जिसका कोई जवाब नहीं था। और फिर हैरी एक बेचैन सी नींद सो गया। उसने सपना देखा कि वह चिड़ियाघर में एक पिंजरे में कैद है। उसके एक पिंजरे पर लगे बोर्ड पर नाबालिग जादूगर लिखा है। लोग छड़ों के पार से उसे देख रहे हैं और वो भूखा और कमजोर हालत में भूसे के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसे भीड़ में डॉबी का चेहरा दिखता है और वो मदद मांगने के लिए चिल्लाता है, परंतु डॉबी बोलता है, हैरी पॉटर यहाँ सुरक्षित है सर, और फिर गायब हो जाता है।
इसके बाद उसे डस्टी दंपति दिखते हैं और डडली उसके पिंजरे की छड़ों को खड़खड़ाते हुए उस पर हंसता है। जब खड़खड़ाहट से उसका सिर भन्नाने लगा तो हैरी बुदबुदाया, इसे बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो, यह सब रहने दो, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अपनी आंखें खोली। चंद्रमा की रोशनी खिड़की के छड़ों से अंदर आ रही थी और छड़ों के उस पार से कोई उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर चकत्ते थे, उसके बाल लाल थे और उसकी नाक लंबी थी। हैरी की खिड़की के बाहर रॉन वीजली था जो अंदर झांक रहा था।